देखिए, मगध के विशाल मौर्य साम्राज्य की शक्ति जब धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण प्रारंभ हो गए। डेमेट्रियस, मिनेंडर जैसे यवन विजेताओं ने भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों में अनेक राज्य स्थापित किए, जहां उनके वंशजों ने शासन किया। लेकिन दूसरी सदी ईसा पूर्व में उसके बाद यवनों के अतिरिक्त पार्थियन, सीथियन लोगों ने भी इस देश पर अनेक आक्रमण किए और वस्तुतः पश्चिमोत्तर भारत से यवन सत्ता का विनाश करने वाले विदेशी आक्रांता शक पार्थियन ही थे और शकों ने भारत में हिंद यवनों के अपेक्षा अधिक बड़े भाग पर शासन किया। सोर्सेज के बारे में बात करें तो शकों के आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्यतः चीनी स्रोत पर निर्भर करती है। पानकू की सीएन हांसू और फान ए की हाउ हांसू महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन ग्रंथों में यूची, हूण और पार्थियनों के साथ शकों के संघर्ष और उनके प्रसार का ज्ञान होता है। चीनी साहित्य में शकों को सई या सई वांग कहा गया है और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सीतियनों को शक कहा गया है। तो पुराण, रामायण, महाभारत आदि भारतीय ग्रंथों में शकों के विषय में सूचनाएं मिलती हैं, जिसमें पुराणों में शक, यवन, मुरुंड आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। रामायण महाभारत में भी यवन, पहलव आदि विदेशी जातियों के साथ शकों का वर्णन है। कात्यायन, पतंजलि भी शकों से परिचित थे। जैन ग्रंथ कालकाचार्य का कथानक, ठीक है, मनुस्मृति, गार्गी संहिता, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम, बाणभट्ट का हरचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा भी शकों का उल्लेख करते हैं। शकों और पहलुओं के इतिहास में सिक्के भी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इसके अलावा शकों के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख डेरियस के नक्शे रुस्तम से मिलता है। इसके अतिरिक्त शक के प्रमुख अभिलेखों में राजगुल का मथुरा के सिंह ध्वज स्तंभ लेख, सोडास का मथुरा दानपत्र लेख, नासिक नहपान का नासिक लेख जुन्नार लेख, उषावदात का नासिक गुहा लेख, रुद्रदामन का अंधव जूनागढ़ लेख और गोंडो फर्नीज का तख्तेवाही लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें शक सीथियनों के शासन की, तो अब उस पर हम बात करते हैं। देखिए, पार्थिया को जीत सकने में असमर्थ शकों ने सिस्तान और सिंधु मार्ग में प्रवेश किया। उनके भारत आक्रमण का समय 123 के आसपास माना जा सकता है। शकों ने सिंध नदी के तट पर मीन नगर को अपनी राजधानी बनाया, जो भारत का पहला शक राज था। यहीं से भारत के अन्य प्रदेशों में उन्होंने अपना प्रसार किया। एक जैन श्रुति के अनुसार भारत में शकों को आमंत्रित करने का श्रेय जैन आचार्य कालक को है। उन्होंने उज्जैनी के राजा गर्दभिल्ल के अत्याचारों से तंग आकर के पार्थियन राज्य में शरण लिया। जब पार्थिया के राजा मित्रदात द्वितीय की शक्ति कारण शक संकट में थे, तो कालिकाचार्य ने उन्हें भारत आने के लिए प्रेरित किया था। तो वो सिंधु के द्वारा सिंध के क्षेत्र से प्रवेश किए और अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद सौराष्ट्र को जीतकर उज्जैनी पर आक्रमण किया और गर्दभिल्ल को पराजित करके वहां के राज्य पर अधिकार कर लिया। यदि देखें तो शक सीथियनों का पहला राजधानी मीन नगर बनती है, जो कि सिस्तान, जिसको शक स्थान कहते हैं, और काबुल और कंधार के क्षेत्र में उनका राज्य था। ठीक है। और शकों ने पश्चिमोत्तर प्रदेश में यवन सत्ता को समाप्त करके उत्तरापथ और पश्चिमी भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि स्थानों में शकों की भिन्न भिन्न शाखाएं स्थापित हुई। अन्य शक राज्यों के शासक क्षत्रप या महाक्षत्रप कहलाते थे, जिससे लगता है कि ये स्वतंत्र राजा न होकर किसी शक्तिशाली महाराजा की अधिकता स्वीकार करते थे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जितना बोले उतना ही लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार भारत और अफगानिस्तान में शक शासकों की 5 शाखाएं थी। उनकी राजधानियां भारत अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। तत्कालीन अफगानिस्तान का शक राजा आज तक शकस्तान या सिस्तान के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत में शकों की 4 क्षेत्रीय शाखाओं को 2 भागों में विभाजित किया सकता है, जो उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जानी जाती है। तो उत्तरी क्षत्रप का केंद्र तक्षशिला और मथुरा थे, और जबकि पश्चिमी क्षत्रप के केंद्र नासिक और उज्जैन थे। चलिए, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे तक्षशिला के शासक। तो पहला लिखिएगा, तक्षशिला का हेडिंग पड़ेगा। देखिए, तक्षशिला के प्रथम क्षत्रप शासक के रूप में मोग या मोजेस का नाम उल्लेखनीय है, जो ईसा पूर्व 80 के आसपास शासन करता हुआ दिखाई पड़ता है।
पंजाब के मैरा प्रांत से शिलालेख से मोह नामक शक राजा का परिचय मिलता है और तक्षशिला के ताम्रपत्र पे भी मोह का शक राजा का उल्लेख है, जिसके शक नाम के साथ महाराज या महान विशेषण उपयुक्त हुआ है। तो इससे यह पता चलता है कि यह पंजाब क्षेत्र का शासक था। इसके शीर्षक पर राजाधिराज महतस मुवस लिखा मिलता है। ठीक है, इसका मतलब यह महाक्षत्रप से अधिक ऊंचा स्थान रखता था और राजाधिराज महान था। इसका मतलब यह है कि अन्य राजकुल उसकी अधीनता को स्वीकार करते थे। इसका साम्राज्य पुष्कलावती, कपिशा और पूर्वी मथुरा तक सिद्ध होती है और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। मोग के बाद अन्य राजाओं में एजेस का उल्लेख किया जा सकता है, जिसने पंजाब में यूथिडेमस कुल की यवनों को पराजित किया था। एजेस के बाद उसका पुत्र एजिलिसेज का उल्लेख मिलता है। इसकी दो प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं। ठीक है, एक तो यूनानी लिपि में, दूसरा पृष्ठभाग में खरोष्टी लिपि में लेख मिलता है। और अगर हम बात करें, एजेस प्रथम ने एजिलेजेस के पूर्व और एजेस द्वितीय ने एजिलेजेस के बाद शासन किया। तो ये कुछ शासक हैं, तो मोग, एजेस, एजिलेसेस, एजेस द्वितीय। ठीक है, बाद में इनकी स्थिति जब कमजोर होने लगी तो गोंडो फर्नीज ने तक्षशिला से शकों का शासन समाप्त कर दिया। अगला हेडिंग है मथुरा के शक क्षत्रप। देखिए, सिंधु से शकों की शक्ति का विस्तार काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र, मालवा में हुआ और वहां से उत्तर की ओर मथुरा में संभवतः उज्जैनी की विजय के बाद शकों ने मथुरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो स्टेन को उन्होंने कालकाचार्य के कथानक के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि 12वां में विक्रमादित्य यदि 57 ईसा पूर्व द्वारा पराजित होकर के शक मथुरा में आकर बस गए और इसी शासक को मालव या विक्रम संवत का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मथुरा के सिंहध्वज अभिलेख में रजौल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस वंश के प्रमुख शासकों में रजौल का उल्लेख किया जा सकता है, जिसके अभिलेख हमको खरोष्टी में और यूनानी में प्राप्त होते हैं, मतलब अभिलेख रही सिक्के। और यहाँ से मोरा से उसका एक ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख मिलता है। रजौल के बाद यहाँ का शासक सुडास होता है, जो कि उसका पुत्र होता है। ठीक है ना, सुडास ने बड़े लंबे समय तक मथुरा पर शासन किया। कंकाली टीला मथुरा से प्राप्त एक शिलापट लेख में ब्राह्मी लेख है, जिसके अनुसार महाक्षत्र सुडास के शासनकाल में जैन भिक्षु की शिष्या अमोहनी ने एक जैन विहार की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो राजौल, सुडास, पतिक अन्य प्रमुख शासक थे। ठीक है, जो कि मथुरा पर शासन कर रहे थे। अब इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। गांधार के शक। देखिए, शकों के बहुत से सिक्के, अनेक सिक्के गांधार पश्चिमी पंजाब से मिले हैं। तक्षशिला से प्राप्त एक महत्वपूर्ण ताम्रपत्र के अनुसार महान मोग के राज्य में क्षहरात के क्षत्रप लियक कुशलक के पुत्र पथिक ने तक्षशिला में भगवान साकी मुनि की अप्रतिष्ठित शरीर धातु को प्रतिष्ठापित किया था, यानी बौद्ध धर्मावलंबी था। ठीक है, तो ये पथिक सुडास का समकालीन तक्षशिला का शासक था। और मथुरा के सिंह शीर्ष खुदे एक लेख में पथिक की उपाधि को महाक्षत्रप दिया गया है। तो संभवतः यहाँ पर मथुरा में और यहाँ के जो पथिक का उल्लेख है, ये दोनों एक ही हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों की। तो देखिए, वस्तुतः यूची आक्रमण यानी कोषाणों के आक्रमण की वजह से कई क्षत्रप पहली सदी ईस्वी की पहली सदी के बीच ही उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर बढ़कर के पश्चिमी भारत में अपने राज्य स्थापित कर लिए। तो उसमें थे महाराष्ट्र के क्षहरात वंशी नासिक के क्षत्रप, दूसरे थे मालवा के कार्दमक। तो क्षहरात कौन थे? देखिए, मीन नगर के शक महाराज के अधीनता में जो सबसे अधिक शक्तिशाली शक क्षत्रप थे, उनका शासन काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था। इस शक कुल को क्षहरात वंशी कहते हैं, जिसकी स्थापना भूमक ने किया था। ठीक है, और भूमक के समय में कुछ लोग मानते हैं शक सातवाहन संघर्ष की शुरुआत हुई थी। भूमक के बाद उसका लड़का नहपान अगला शासक बनता है, जो बहुत ही योग्य था। इसने राजा की उपाधि धारण किया था
ठीक है, इसने कई युद्धों की विजय की, लेकिन अंत में कहा जाता है कि यह गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा पराजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि ये गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसे युद्ध में पराजित किया, और नासिक ग्वालिक में कहा गया खखरात निर्वशेष करत, मतलब उसने क्षरातों का नरवंश कर दिया। ठीक है, तो इसमें उसका दामाद उसावदात भी मारा गया। तो सातवाहनों के साथ युद्ध के साथ क्षरातों का विनाश हो जाता है। अगला है कार्दमक शक। देखिए, कार्दमक शक जो है सौराष्ट्र मालवा के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। इनकी राजधानी उज्जैन थी। इस वंश की स्थापना जो था यशोमती के पुत्र चष्टन ने किया था, जो कुषाणों के अधीनता में सिंध क्षेत्र का छत्र था। लगता है बाद में यह कुषाणों के अधीनता से स्वतंत्र हो गया और इसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर लिया। चेस्टन ने अपने पुत्र जयदामन को क्षत्रप नियुक्त किया, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसने अपने पौत्र रुद्रदामन के साथ शासन किया। तो अंधौलिक से पता चलता है कि रुद्रदामन के साथ वो संयुक्त रूप से शासन कर रहा था। फिर रुद्रदामन की यदि बात करें, यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। देखिए, इसको समराइज करके लिखना है। ठीक है, जिसका समय 130 से 150 ईस्वी माना जाता है। यह एक प्रतापी शासक था, जिसने एक उन क्षेत्रों पर विजय हासिल की जो कभी गौतमीपुत्र सातकर्णी के साम्राज्य के हिस्से में आते थे। इसने सुदर्शन बांध का निर्माण कराया। यह एक क्या है, कला साहित्य प्रेमी शासक था और प्रजावत्सल सम्राट के रूप में जाना जाता था। इसके बाद इसके पुत्र जीवदामन के समय में कार्दमक शकों की स्थिति कमजोर होने लगी। रुद्र सिंह तृतीय के समय तक आते आते, ऐसा कहा जाता है 415 ईस्वी के आसपास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वाकाटकों के साथ मिल करके रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके कार्दमक शकों की सत्ता का अंत कर दिया और उस स्मृति में रजत सिक्के जारी किए और सिंह निहंता प्रकार का सिक्का जारी किया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये पूरा पॉइंट समाप्त हो गया। तो जितना बोला गया बस वही लिखिएगा, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।